नमस्कार। आज की चर्चा में परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 12 से 24 के संबंध में चर्चा की जा रही है। धारा 12 से 24 में विभिन्न विषयों पर लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान किस तरीके से लागू होंगे, इसका वर्णन बताया गया है। धारा 12 में बताया गया है कि विधिक कार्रवाइयों में समय अवर्जन प्रावधानित किया गया है। किसी अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलेखन हेतु आवेदन करते समय या आवेदन देते समय निर्धारित समयावधि की संगणना करते समय जिस तिथि को निर्णय की घोषणा की गई। नंबर 2, जिस तिथि को निर्धारित समयावधि प्रारंभ होती है। नंबर 3, आदेश या ज्ञप्ति या निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु लगा समय अवर्जित किया जाएगा। धारा 13 में अकिंचन के रूप में वाद या अपील प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पर परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इसके तहत ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अकिंचन के रूप में वाद या अपील के लिए किसी न्यायालय में आवेदन या कार्रवाई करता है और उसका वह आवेदन या कार्रवाई खारिज कर दी जाती है, तो उस स्थिति में वह जो आवेदन करता है वह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 नियम 5-7 के तहत आवेदन करता है और वह उसका आवेदन खारिज हो जाता है, तो ऐसी दशा में वह पक्षकार धारा 13 लिमिटेशन एक्ट के तहत यदि न्याय शुल्क अदा कर देता है तो यह माना जाता है कि उसके द्वारा जो अकिंचन के रूप में कार्रवाई के लिए आवेदन पेश किया गया था उस तारीख से उसका केस प्रारंभ माना जाएगा और उसे धारा 13 का लाभ दिया जाएगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे धारा 13 का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में पक्षकार के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए किस तरीके से लिमिटेशन वाली बात है, इसका प्रावधान विभिन्न धाराओं में बताया गया है। धारा 14 में बताया गया है कि बिना अधिकारिता वाले न्यायालय में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन प्रावधानित है। इसका अभिप्राय ऐसा है, किसी बात या किसी ऐसी आज्ञप्ति के निष्पादन के लिए आवेदन करते समय जिसके दायर किए जाने निष्पादन पर व्यादेश या स्थगन आदेश या न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, तो समयावधि की संगणना करते समय वह समयावधि जिस दौरान व्यादेश या स्थगन आदेश जारी रहा अर्थात प्रभावशील रहा। नंबर 2, जिस तिथि को स्थगन आदेश या व्यादेश जारी किया गया और जिस तिथि को स्थगन आदेश या व्यादेश समाप्त किया गया वो दिन अवर्जित कर दिए जाएंगे। किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के किसी भी बात को दायर करने की दशा में धारा 15 के तहत न्यायालय स्थगन आदेश पारित कर सकता है। धारा 17 में परिसीमा अधिनियम के तहत वादों तथा आवेदनों के संबंध में प्रावधान किया गया है। यदि किसी संपत्ति या अधिकार विषय के बाद के लिए भेद काल के अवसान के पहले पक्षकार लिखित अभिस्वीकृति करता है तो अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने के समय से नया परिसीमा काल संगृहीत किया जाएगा। धारा 19 परिसीमा अधिनियम में बताया गया है कि परिसीमा अधिनियम किसी ऋण, वसीयत, दान पर ब्याज के भुगतान और ऐसे भुगतान की अभिस्वीकृति के आधार पर भुगतान की तारीख से नई मियाद की संगणना किए जाने का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। ऐसे ही किसी ऋण के भुगतान के लिए यदि कोई व्यक्ति उत्तरदायी है तब वह या उसके द्वारा उचित रूप से अधिकृत अभिकर्ता ऋण या रिक्त के कारण किसी ब्याज का भुगतान निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पूर्व करता है, तब उस भुगतान की तिथि से नवीन मर्यादा अवधि की गणना की जाएगी। धारा 21 के तहत बताया गया है कि नए वादी या प्रतिवादी को प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव किस प्रकार होगा।
नए वादी या प्रतिवादी को अंतर्विष्ट करने में लोप सद्भावनापूर्वक की गई हो, भूल से हुआ हो, तब न्यायालय का समाधान होने पर न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि किसी पूर्ववर्ती तारीख से संस्थित किए गए वाद के मुताबिक उसे समझा जाएगा, जहाँ की ऐसे वादी या प्रतिवादी का संबंध है जिसे बाद में जोड़ा गया है। इसी प्रकार निरंतर संविदा भंग या निरंतर अपकृत के मामलों में उस प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होने लगेगी अवधि परिसीमन जिसके दौरान ऐसा संविदा भंग या अपकृत चालू रहते हैं। और यहाँ यह बताया है, प्रतिकर के वाद की दशा में परिसीमा काल जब वह क्षति हो जाए उस समय से संकलित किया जाएगा। ग्रिगोरियन कैलेंडर को निर्दिष्ट करके समझी जाएगी परिसीमा अधिनियम के प्रयोजनों के सब लिखित। इसके बाद अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कब्जे के स्वामित्व धारा 25 से आगे और विभिन्न अन्य प्रकरण धारा 29 से 32 के बारे में चर्चा। इस वीडियो के संबंध में जो भी बातें की गई हैं उनके संबंध में जो भी शंका हो उसे आप कमेंट बॉक्स से क्लियर कर सकते हैं। ये वीडियो विशेषकर लाभ विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से जो सामान्य प्रश्न बनते हैं उनको बताने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। इसमें विस्तृत चर्चा तो बहुत लंबे समय तक की जा सकती है और यह बहुत गूढ़ विषय है और बारीकियों से समझने की कार्रवाई बहुत से मामलों में काफ़ी लंबी है। तो अभी हाल जो इस वीडियो का आशय था विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतियोगियों के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 के प्रावधानों की जानकारी, उसके लिए यह वीडियो है। धन्यवाद।